ओके गुड। सर आगे जब बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसमें बिटवाइस ऑपरेटर का ज्यादा यूज होगा कि कम ही होगा? इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कौन सा प्रॉब्लम मिलता है, उस प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है वो, कि क्या वो प्रॉब्लम बिटवाइस ऑपरेटर के लिए यूज हो सकता है, बिटवाइस ऑपरेटर उस प्रॉब्लम पे, ये उस पर डिपेंड करता है। कोई भी ऑपरेटर का यूज हो, ये आप इंटायरली डिपेंड करता है आपके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, और उस प्रॉब्लम के लिए क्या आप उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। ये दो चीजें डिपेंड करती हैं आपकी, कि क्या आप उस पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम आपको मिले, जैसे फॉर एग्जांपल चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अगर आप इस पे बिटवाइस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तब तो आपका बिटवाइस ऑपरेटर यूज होगा। पर अगर आप किसी को सिंपलेस्ट वे पे इसे प्रोग्राम करना है और वो नहीं चाहता कि वो बिटवाइस ऑपरेटर यूज करे, वो सिंपल मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर रहा है, तो आप वहां पे उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप इसे जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो कि आपको इसे बिटवाइस पे करना है। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? ओके, लास्ट क्लास में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स में थे, और कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमने देखा था इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, याद है? यस सर। यस ओके, सर। आज हम स्टार्ट करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, स्विच के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, टर्नरी ऑपरेटर्स हमने देखा था, कुछ एग्जांपल्स भी टर्नरी ऑपरेटर के देखे थे कि कैसे ये टर्नरी ऑपरेटर बहुत हैंडी वे पे हमें हेल्प कर सकता है। पर क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट पे लिखा जाता है, इसलिए जैसे ही आप उस पर नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाते हैं, सपोज आप चेक करना चाहते हैं ग्रेटर नंबर इन फोर वेरिएबल्स, तो आप जैसे ही फोर वेरिएबल्स करते हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन का कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा इंक्रीज होने लगता है एज कंपेयर टू इफ एल्स। जहां पे इफ एल्स पे वो सिंपलिसिटी उसकी बरकरार रहती है, बस उसका साइज लंबा होते चला जाता है, पर वो तब भी उतना ही सिंपल रहता है जैसा वो पहले था। वहीं पे जब आप टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हैं तो टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कंपेयर किया है थ्री वेरिएबल्स को और फाइंड आउट किया है कि कौन सा वेरिएबल आपका ग्रेटर है। ओके, एंड द नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ऑपरेटर। ओके, आज हम ये करना स्टार्ट कर रहे हैं मल्टी ऑप्शन डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आप मल्टीपल ऑप्शंस में से एक को चूज करते हैं। ओके, टू सेलेक्ट फ्रॉम मेनी ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ वन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है या जो लॉजिक बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को, वी यूज स्विच। स्विच एक ऐसा डिसीजन मेकिंग सिस्टम है जो मल्टीपल ऑप्शंस को सपोर्ट करता है। यहाँ पे ऑप्शंस को केस बोला जाता है। ओके, ऑप्शंस को यहाँ पे केस बोला जाता है, केस वन केस टू, आप एन नंबर ऑफ केसेस रख सकते हैं। और एक जो डिफॉल्ट होता है इसमें, डिफॉल्ट यानी कि आप एक ऐसा सिचुएशन या एक ऐसा केस जो जब किसी भी केस को मैच नहीं करेगा तो वो डिफॉल्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक सिंपल सिंटेक्स है स्विच का जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्विच होता है और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन या कोई भी आपका आप एक सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे, ये स्विच पैरामीटर पे। ओके, एंड देन ये उसका स्टार्टिंग है और ये एंडिंग ब्लॉक है, और इसके अंदर केस वन, और यहाँ पे हम यूज करते हैं अनकंडीशनली, जो अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, ब्रेक हम यहाँ पे यूज करते हैं टर्मिनेट करने के लिए से। इस पर्टिकुलर स्विच का जो स्कोप है, स्विच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, उसे एक तरह से अनकंडीशनली ब्रेक करने के लिए हम वहां पे यूज करते हैं ब्रेक को। क्लियर है यहाँ पे? स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को? यस सर। गुड। सर हाँ, और यहाँ पे एक है कि जब आप स्विच को एक इंटीजर वैल्यू के साथ यूज करते हैं, जस्ट लाइक आप यहाँ पे सीधा इंटीजर दे सकते हैं या नम की वैल्यू, सपोज यहाँ पे मैंने नम एक इंटीजर वैल्यू है मेरी, एक वेरिएबल है मेरा, और उस पर मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ, कोई भी इंटीजर वैल्यू, तो उस केस पे जो मेरे केसेस होंगे वो केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव, यानी कि एक न्यूमेरिकल केस होंगे। ओके, क्योंकि जो मेरा इनपुट मैं दे रहा हूँ स्विच को वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू है, इसलिए मेरे केसेस भी हैं वो न्यूमेरिक या इंटीजर वैल्यूज पे होंगे। और वहीं पे सेकंड केस आता है जब आप कैरेक्टर उसे इनपुट देते हैं। ठीक है, स्विच दोनों चीजों को इनपुट को मैच कर, एक तरह से स्विच पैटर्न मैचिंग में मैचिंग का काम करता है। वो आप जो भी वैल्यू देंगे उस पर्टिकुलर
पैटर्न को मैच करता है। ओके, तो यहाँ पे आप इंटीजर भी दे सकते हैं और यहाँ पे ये कैरेक्टर को भी सपोर्ट करता है। तो जब मैं इसे कैरेक्टर देता हूं तो वहां पे मेरे केसेस कैरेक्टर होने चाहिए। ओके, और एक मजेदार चीज और है कि आप इसमें केसेस को मिक्सअप कर सकते हैं। आप कैरेक्टर, आधा आप केसेस आप कैरेक्टर के ले सकते हैं, आधा आप केसेस आप इंटीजर के, दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस पे, ये आप सिर्फ एक के साथ चलेंगे। ठीक है, उन दोनों चीजों को भी मिक्स कर सकते हैं। बस वहां पे प्रॉब्लम ये आ सकती है आपको कि आप उसे इनपुट कौन सा दे रहे हैं, उस पे उसको आपको लॉजिकली थोड़ा सा ये करना पड़ेगा ताकि वो उस पर्टिकुलर केसेस को वो मैच कर सके। ओके, और यहाँ पे कभी कभी केसेस हम देखेंगे जहाँ पे ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको, तो वो केसेस भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ये यूजेस ऑफ ब्रेक जो है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आप क्या चीज प्रिंट कराना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक इंटीजर के साथ मैंने एक इसका एग्जाम्पल दिया है। ओके, और हाँ, अगर आप इन केस अगर आप यहाँ पे ब्रेक लिखना भूल जाते हैं, जैसे कि इस केस पे है, सपोज यहाँ पे ब्रेक है, अगर आप ये ब्रेक लिखना भूल जाते हैं तो आपका जो सिंपल केस 1 होगा, केस 2 होगा। इस केस में क्योंकि फ्लो को ब्रेक करने के लिए कोई ब्रेक यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे पहले वो नम, यहाँ पे जो एग्जांपल है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि नम की वैल्यू 1 है और नम इक्वल्स टू 1 है, और वो सबसे पहले 1 को मैच किया और वो 1 को 1 जो केस 1 है उस पर उसने जंप किया और उसने इसे एग्जीक्यूट किया। क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन के बाद उसे ब्रेक कराने वाला कोई नहीं है, या हमने कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया है उसे, तो वो क्या करेगा, सेकंड वाला केस है उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेगा और उसे भी एग्जीक्यूट करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि ये केस 2 है और मेरे पास केस 1 ही है तो मैं केस 1 पे ही रुक जाऊं, नहीं, वो केस 2 को भी एग्जीक्यूट करेगा और वो प्रिंट, ये जो सेकंड लाइन है उसे भी वो प्रिंट करेगा और उसके बाद उसे ब्रेक मिलेगा, और इसलिए वो उसके बाद उस पर्टिकुलर जो फ्लो है उसे ब्रेक करके स्विच के बाहर आएगा। समझ पा रहे हैं? ये बहुत लोग हैं जो ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आप गलती से ही वो चीज करते हैं कि आप यहाँ पे ब्रेक लिखना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका दोनों जो केस है वो एक साथ एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. ओके, जो यहाँ पे 3 जो स्पेशल कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, वो पहला है आपका केस, द सेकेंड इज ब्रेक एंड द थर्ड वन इज डिफॉल्ट। ये 3 कीवर्ड्स हम यूज करते हैं इस पे जब भी हम स्विच केस का फॉर्मेट यूज करते हैं। ओके, हम अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके स्विच केसेस के। टेक्स्ट num.c। ओके, कि ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स में एक है कि अगर मैं कोई नंबर एंटर करूं, मुझे प्रोग्राम बताना चाहिए कि मैंने कौन सा नंबर एंटर किया है और उसका टेक्स्ट फॉर्मेट पे, यानी कि एक तरह से हम इंटीजर टू टेक्स्ट कन्वर्टर बना रहे हैं, इंटीजर टू टेक्स्ट कन्वर्टर। ओके, तो अगर हम सपोज हम एंटर करते हैं, अगर आप एंटर करते हो 8, तो वो वहां से आउटपुट देना चाहिए EIGHT 8। ओके, प्रॉब्लम क्लियर है सभी को कि मैं अगर 8 एंटर करता हूं तो वो मुझे 8 टेक्स्ट फॉर्मेट पे वो प्रिंट करे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ये कन्वर्टर आप लोगों ने देखा होगा। बेसिक स्केलेटन में लिखता हूं, इंक्लूड stdio.h and then int main return 0। ओके, स्टार्ट करते हैं अब हमें, क्योंकि अगर हमें एक नंबर को एंटर करना है तो ऑब्वियसली हमें एक नंबर चाहिए होगा, इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी। फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं इंटीजर वैल्यू, इसे हम एक num नाम के एक वेरिएबल पे स्टोर करते हैं और int num ले लिया मैंने। ओके, अब मुझे यूजर से ये नंबर लेना है तो मैं printf and /n enter number, और ये मैंने इसे क्लोज कर दिया। scanf, यहाँ पे बहुत लोगों को शायद अभी भी प्रॉब्लम है कि आप जब वैल्यू को स्कैनफ करते हैं तो उन्हें शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप सबसे पहले उसे डबल कोट स्टार्ट करेंगे,
जिस फॉर्मेट पे, क्योंकि हमारे पास ये इंटीजर है तो हमें %d यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसके बाद कॉमा, ओके। और जिस वेरिएबल, क्योंकि हम नम वेरिएबल पे उस वैल्यू को सेंड करना या स्टोर करना चाहते हैं तो एड्रेस ऑफ नम हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके, एड्रेस ऑफ नम, और इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। ओके, हमारे पास इस लाइन के बाद हमारे पास वैल्यू ऑफ नम आ चुकी है। अब हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो उस वैल्यू को मैच करे, उस वैल्यू को मैच करना चाहिए उसके टेक्स्ट फॉर्मेट से, ओके, टेक्स्ट फॉर्मेट से उसे मैच करना चाहिए। तो हम इसे अब स्विच केस का हम हेल्प लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसने ऑटो कंप्लीट ने उसे एक सिंपल फॉर्मेट मुझे दे दिया। इसे हम फिलहाल लिखते हैं पूरा स्विच, और यहाँ पे एक वैल्यू आएगी जो भी वैल्यू है, और ये इसकी बॉडी। ओके, स्विच पर मैं नम को देता हूँ कि मुझे नम को ये करना है, और इसके बाद सबसे पहले हमारा आएगा केस 1, क्योंकि एक न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू हमें यहाँ पे आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें न्यूमेरिकल से मैच करना है, तो हम 1 पे ये करेंगे। ओके, 1 पे ये प्रिंट एफ करेगा। क्या प्रिंट करना चाहिए 1 पे? एंड देन केस 2। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब मेरा केस 2 है, सेम यही चीज मैं बार बार उस पर दोहराते जाऊंगा। यहां पे मुझे TW2, ओके, एंड इसे Sir? कॉपी करते हैं। हाँ सर, तो ऐसे में तो अपन को फाइनाइट नंबर्स के लिए ही मिलेगा। हाँ, हमने अभी सिर्फ 1 to 9 के लिए हम ये कर रहे हैं अभी से। उसके Okay, बाद हम देखेंगे कि कैसे आप इसे और एक्स्ट्रा पूरे मतलब कि किसी भी नंबर के लिए कैसे आप इसे डिजाइन या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ओके सर। क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वो ये है कि आप 1 to 9 को अगर आप न्यूमेरिक टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर लेते हैं तो रेस्ट ऑफ द जो भी नंबर है आपका वो इसी से ही मिलके बना हुआ है, राइट। जैसे आप 999 लिखते हैं तो 999 आपका 9 से ही मिलके बना है, राइट। एट एंड द लास्ट 9, और इस 9 के बाद हमें एक डिफॉल्ट केस देना पड़ेगा। एक डिफॉल्ट एक तरह से फेल सेफ है, जब आपका कोई भी पैटर्न मैच नहीं होता तो एटलीस्ट आपको प्रिंट होना चाहिए रॉन्ग एंट्री। ओके, ये रॉन्ग इनपुट का एक मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं इसे करेक्ट करता हूँ, और 3 and then 4 and then 5 6 7 then 8 9। ओके, ये मेरा प्रोग्राम रेडी है। सभी को क्लियर है कि मैंने क्या किया है? मैंने 1 to 9 सभी केसेस लिए हैं और हर एक केस पे मैंने प्रिंट करा रहा हूँ उसका टेक्सचुअल फॉर्म, जो भी टेक्स्ट है वो मैं वहां पे प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ। और ये सक्सेसफुली कंपाइल a.out। और अब यहाँ पे सपोज मैं 6 एंटर करता हूँ तो वो मुझे उसका टेक्स्ट फॉर्मेट दिखाएगा 6, ओके। और अगर मैं इस पे
7 एंटर करता हूँ तो मुझे 7 दिखाएगा। क्लियर है? किसी ने मुझसे पूछा था कि इसका एग्जीक्यूटेबल कहाँ रहता है। यहाँ पे देखो a.out एक फाइल बनी हुई है, वो मेरा एग्जीक्यूटेबल है उबंटू पे। आपके में a.exe ये बनता है और बार बार जब आप कंपाइल करते हैं तो ये उसे a.exe को ओवरराइट करते जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा, जैसे ही मैंने इसे सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, वो ऑटोमेटिकली a.out बना देता है। ये मेरा आउटपुट फाइल है। अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो आपको यहाँ पे कंपाइल के टाइम पे थोड़ा सा आपका सिंटैक्स चेंज करना होगा। इसे देखते हैं हम। ओके, यहाँ पे G++ और उसके बाद टेक्स्ट num.c -o। ओके, अब उसके बाद क्योंकि मुझे टेक्स्ट num.out सेव कराना है उसे, तो मैं टेक्स्ट num.out किया मैंने और एंटर मैंने किया। ओके, अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट num.out नाम का आउटपुट फोल्डर में जो आउटपुट है मेरा या एग्जीक्यूटेबल है वो बन गया है। आपके सिस्टम में क्या करना होगा आप लोगों को, out की जगह आपको .exe टाइप करना होगा, exe। ओके, सेम सिंटेक्स रहेगा G++ टेक्स्ट num.c एंड स्पेस उसके बाद और उसके बाद -o स्पेस टेक्स्ट num.exe। ओके, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा ताकि वो उस नाम से आपका जो भी जिस नाम से भी आप सेव करें, इससे जरूरी नहीं है टेक्स्ट नाम, आप इसे कुछ और नाम भी दे सकते हैं। वो उस नाम से उस पर्टिकुलर नेम से वहां पे वो एग्जीक्यूटेबल क्रिएट करेगा। बाय डिफॉल्ट जब आप ये चीजें नहीं देते, ये इतना एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट आप उसे नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट वो ए नाम से ही सेव करता है क्योंकि a.exe। और क्योंकि हर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंपाइलेशन के बाद वो a.exe ही बनाता है, तो हर बार वो ओवरराइट होते जाता है। जो पुराना वाला फाइल है वो वहां से रिमूव होता है और नया वाला जो a.exe बना है वो उसे वहां पे फिक्स कर देता है। ठीक है, तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको अगर उस पर्टिकुलर फाइल का आपको एग्जीक्यूटेबल अलग नाम से चाहिए तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना होगा। ठीक है, जब आप टर्बो C++ यूज करते हैं तो टर्बो पे वहां पे कोई a.exe वो डिफॉल्ट नेम से नहीं बनाता, वो सीधे उसी नाम से ही एग्जीक्यूटेबल बना देता है, इसलिए ये वाला जो स्टेप है वो वहां पे दिखता नहीं है। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, ये तो था सिंपली जब आपको 1 to 9 आप एंटर कर रहे हैं और 1 to 9 वो प्रिंट कर रहा है। पर क्या हो अगर आप इसे किसी भी नंबर के लिए फॉर्मेट करना चाहते हैं। सपोज मैं चाहता हूं कि मैं एंटर करूं, इसे हम एक बार सेव एज करते हैं। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि सपोज मैं एंटर करता हूं 80, तो मुझे 80 प्रिंट करें। ओके, और अगर मैं इस पे 88 एंटर करता हूं तो मुझे 88 एंटर करें। ओके, ये जो प्रॉब्लम तुम पूछ रहे थे, तुम्हें से किसी ने पूछा था कि ये सर हम किसी भी नंबर के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजों की रिक्वायरमेंट होगी जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। मैं जस्ट इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी आपको। फर्स्ट आप लोग को एक नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड चीज जो रिक्वायरमेंट होगी, स्प्लिटिंग द नंबर। आपको उस नंबर को स्प्लिट करना होगा क्योंकि आपको ये जानना होगा कि 10th पोजीशन पे कौन सा है और आपका यूनिट डिजिट कौन सा है। आपको ये पता करना होगा कि वहां पे 80 अवेलेबल है। ओके, 80 देन 8, वो EIGHT 80 को प्रिंट कर रहा है एंड देन वो आइडेंटिफाई कर रहा है 8 को और उसके बाद वो 8 को प्रिंट कर रहा है। समझ आ रही है कि मैं क्या लिख रहा हूं? सपोज आप यहाँ पे करते हैं 995, तो इस पे क्या करे, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेगा, 900। एंड देन ये आइडेंटिफाई करेगा 90 को
and then 5. एक तरह से आपको हर एक नंबर के स्प्लिट करके उसकी प्लेस वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वैल्यू आप उस नंबर को, उस पर्टिकुलर नंबर को डायरेक्टली आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जब ये लिखेंगे 990, जो 995 किस में आ जाएगा, 995। ओके, समझ आ रहा है? सर एक बार और सर। देखो, जब भी आप किसी नंबर को आप देखते हैं, ये सपोज हम ये नंबर देखते हैं 995, ठीक है, तो ये है क्या, 990 एंड देन 5। ओके, तो उसे जब हम 900 बना देते हैं, 900 एंड देन 90 हम बनाते हैं और उसके बाद 5, यहाँ पे 3 आपका जो चीजें हैं वो यहाँ पे जो चल रही हैं वो ऐसा चल रहा है कि आपको एक सबसे पहला एक स्विच, आपको सबसे पहला स्विच जो बनेगा वो 100 के लिए बनेगा। फर्स्ट स्विच आपका बनेगा 100 के लिए। ओके, फर्स्ट वाला स्विच जो बनेगा वो आपके 100 को आइडेंटिफाई करेगा, अगर आप 100 तक की चीजों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट वाला स्विच जो आपका 100 को आइडेंटिफाई करेगा, देन सेकंड स्विच जो बनेगा वो एक तरह से मल्टीपल ऑफ 10 को आइडेंटिफाई करेगा, और जो लास्ट वाला रहेगा, जो लास्ट हमने देखा जो यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट को आइडेंटिफाई करेगा। ओके, यहाँ पे आप 3 डिफरेंट आपका स्विच आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला आपके 100 को आइडेंटिफाई करे, और देन सेकंड वाला आपके मल्टीपल ऑफ 10 को आइडेंटिफाई करे, एंड देन आप थर्ड वाला आपको यूनिट डिजिट को। ठीक है, हम इसे देखेंगे। इसके लिए रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी लूप्स की, क्योंकि यहाँ पे लूपिंग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उसे स्प्लिट करना पड़ेगा आपको। जो जैसे 995 है, उसमें हर एक नंबर को आपको स्प्लिट करके उसका प्लेस वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लूप्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। जब हम लूप्स पढ़ेंगे तब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। ओके, क्लियर है ये? सिर्फ आइडिया क्लियर होना चाहिए कि हाँ कैसे करेंगे। हम नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्लियर है? यस सर। एक और प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था। ओके, हमने एक वॉवेल्स का एक प्रोग्राम बनाया था, याद है आप लोगों को, कि वॉवेल्स को आइडेंटिफाई करने वाला। यस सर। यस सर। उसे भी आप स्विच के यूज से बना सकते हैं। स्विच के यूज में बहुत आसान हो जाता है इस वॉवेल। और हैश इंक्लूड, यहाँ पे मैं कैरेक्टर, अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ देखा, अब हम इसे देख रहे हैं कैरेक्टर वैल्यू के साथ। ओके, और हैश इंक्लूड एंड stdio.h मेरा बेसिक स्केलेटन int main एंड रिटर्न। ओके, अब मुझे वॉवेल्स चाहिए, तो ऑब्वियसली वॉवेल्स इनपुट के लिए मुझे एक कैरेक्टर चाहिए होगा। कैरेक्टर मैंने ये ले लिया, एंड printf /n enter a character, और कैरेक्टर ये मेरा एंटर हो जाएगा scanf, और यहाँ पे मेरा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो चेंज हो जाएगा %c से, क्योंकि मुझे एक कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, और किस पे स्टोर कराना है मुझे उस कैरेक्टर को, ch वेरिएबल पे। ठीक है, ये दोनों लाइन क्लियर है सभी को? पहली Yes, चीज sir. मुझे चाहिए होगी और कैरेक्टर। ओके, मुझे कैरेक्टर मिल गया। अब मुझे ये जानना है कि भाई स्विच केस पे मुझे इसे देना है। ओके, यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर दूंगा, और ये स्विच की बॉडी हो गई, और इसके लिए डिफॉल्ट हम पहले लिख देते हैं। नॉट अ वॉवल। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ पहचानना है कि क्या वो वॉवल है।
मैं यहाँ पे CH को एज अ इनपुट दे रहा हूँ स्विच को। एंड केस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि ये कैरेक्टर को मैच करेगा, तो मैं कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स यूज करता हूँ और सिंगल कोट्स पे मैं A को मैच करा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ ठीक है। अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे मुझे क्या मैच कराना है, सिर्फ मुझे ये चेक करना है कि क्या वो वॉवल है या नहीं है। ओके, तो इस केस में आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि मैं बहुत सारी चीजों को ऐसे कंबाइन कर सकता हूँ। AEIOU। ओके, मैं सिर्फ अभी कैपिटल के लिए आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, बाकी चीजें आप लोग खुद से समझ जाएंगे या इसे आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, क्लियर। और मैं इसे G++ वॉवल, ओके आई थिंक मैंने वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है, वॉवल्स डॉट सी। ओके, एंटर अ कैरेक्टर, मैं कैरेक्टर एंटर करता हूँ I और इट्स अ वॉवल। एंड ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक जो मिस्टेक हो रहा है, वॉवल को भी प्रिंट कर रहा है, उसके बाद नॉट अ वॉवल भी प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ सर पे ब्रेक किसी की तरह स्टेटमेंट नहीं लगा है। यस, यहाँ पे मैंने किसी तरह का ब्रेक स्टेटमेंट मैंने एंटर नहीं किया है उस पे या उसे दिया नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से पूरे प्रोग्राम को थ्रो एक तरह से सिक्वेंशियल यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है लाइन बाय लाइन। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ब्रेक कि इस पर्टिकुलर ये के बाद वो ब्रेक हो जाना चाहिए। अब उसका ये देखते हैं अपन, क्लियर G++ एंड वॉवल्स डॉट सी, और यहाँ पे मैं I देता हूँ और उसने सिर्फ वॉवल्स को प्रिंट किया, वॉवल को प्रिंट किया। ठीक है, यहाँ पे एक बेटर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप किसी भी ये पे मैच हो, वो एग्जीक्यूट सिर्फ इसी को करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक तरह से एक ब्रेक ना होने के फायदे कि मैं मल्टीपल केस को एक साथ कंबाइन कर पा रहा हूँ, AEIOU सभी को केस को किसी भी केस पे अगर मैच करता है तो वो प्रिंट क्या करेगा, वॉवल को। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. किसी Yes, तरह का sir. डाउट किसी को इस पे? नमस्कार सर गुड। हाँ सर, इसमें 2 अपर नहीं लगा सकते, अपर लोअर हाँ, केस वो के लिए? तुम यूज कर सकते हो बेटा लोअर केस के लिए। यहाँ पे हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच, और यहाँ पे तुम उसे ये कर सकते हो CH इक्वल्स टू अपर और CH। ओके, और इसके बाद वो तुम्हारे लोअर कैरेक्टर्स के लिए भी काम करेगा। G++ वॉवल्स डॉट सी, और ये मेरा OUT मैंने एंटर किया I एंड I इज वॉवल, E वॉवल, और P एंटर किया मैंने, P इज नॉट अ वॉवल। ठीक है, सर आप एक बार कैपिटल लेटर डाल के देखिए। गुड। कैपिटल हम देते हैं उसे कैपिटल A, इट्स अ वॉवल। कैपिटल G हम देते हैं, नॉट अ वॉवल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। एक तरह से इस केस में जब आप स्विच यूज करते हैं तो देखो आपकी जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी सिंपल हो जाती है। जहां पे आपको मल्टीपल एंड लगाना पड़ता था इफ के साथ पे, वो पूरा कुछ एक सिंप्लीफाइड एक सिंपल हो जाता है कुछ ही लाइंस पे। क्लियर है? यस सर। स्विच का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, और आई थिंक आप लोगों को एक प्रॉब्लम इसमें मिला हुआ था कि आपको प्रिंट करना है ओके लार्जेस्ट ऑफ, ओके हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक मिला हुआ था
कि आपको एक चेक करना है कि एंटर नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, राइट? Yes, sir. उसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं इस पर। ओके, पर जो स्विच के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है स्विच के साथ कि स्विच सिर्फ आपका केसेस पे वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को मैच करता है, वो एक्सप्रेशंस को मैच नहीं करता। और कहने का मतलब ये है कि स्विच के जो केसेस हैं इस पे या तो आप कैरेक्टर दे सकते हैं, यहाँ पे इधर आप कैरेक्टर देंगे कुछ ऐसा, या तो आप एक वैल्यू देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे एक पर्टिकुलर आ नहीं पाता, तो इस वजह से जब आप एक पॉजिटिव, नेगेटिव और ये को मैच करते हैं तो आपको बिफोर स्विच उससे मैच करना पड़ेगा, या उसका कोई सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, मैकेनिज्म, ठीक है, ताकि आप उस चीज को मैच कर पाए। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज आप 5 एंटर एक्स में एक वेरिएबल लेता हूं और यूजर मुझे 5 एंटर करता है, ठीक है? अब मुझे पहचानना है कि 5 पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो मैं केस पे अगर मैं इसे ही करता हूं, स्विच मैं यहां पे लेता हूं, और यहां पे मैं x को ये करता हूं, तो इसके लिए केस में 5, क्या मैं केस 5 ये करूंगा यहां पे? ऐसा है क्या? नो सर, आप कंडीशन लगाओगे सर केस के अंदर ही। केस के अंदर कंडीशन लगाओ यहां पे, कहां पे केस के अंदर कंडीशन में लगाऊं? सर दो वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल में x इज ग्रेटर देन 0 को स्टोर कराएंगे जो बुलियन वैल्यू देगा, और एक में x इज हाँ, लेस देन 0 को कराएंगे, फिर उसको स्विच में पास करेंगे। पर स्विच तो हमारा सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लेता है। यस सर, तो हम लोग पहले उसको एक वेरिएबल में कराएंगे ना स्टोर, जैसे i इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन 0 एंड देन y इक्वल्स टू x इज लेस देन। ओके, इंट x में ले लिया और मैं क्या लूं, x और i। सर और एक इस नंबर स्टोर कराने के लिए एक और वेरिएबल। ओके, मैंने 2 वेरिएबल लिया है x और i, और इसके अलावा एक और वेरिएबल। यस सर, नम। ओके ना, गुड। फिर सर फिर स्कैन एफ करेंगे जो भी यूजर देगा। ओके, हम जो नम है उसे एंटर कर रहे हैं, राइट? यस सर। गुड। फिर सर फिर x में स्टोर कराएंगे num इज ग्रेटर देन 0, नम ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। 0। ओके, फिर देन i में स्टोर कराएंगे num लेस देन 0। नम लेस देन 0, वेरी गुड। फिर सर स्विच में x को पास कराएंगे। स्विच, इसमें हम x को पास करेंगे। फिर सर फिर केस 1 में प्रिंट करेंगे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव एंड ब्रेक यहाँ पे। यस सर। फिर देन केस 0, केस 0। सर फिर स्विच स्टेटमेंट, देन उसमें i को पास कराएंगे। ओके, फिर इसके अंदर भी दो केस बनेगा, केस 1 और केस 0। केस 1 में नेगेटिव, देन केस 0 में 0। केस 1 अगर मेरा होता है तो मतलब अगर 1 होता है तो नेगेटिव, राइट? यस सर।
एंड उसके बाद केस 0 केस 0 प्रिंट एफ 0 ठीक है, पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव केस एंड 0 0। यहाँ पे ब्रेक। यस सर। और वो जो पहला वाला स्विच दिए थे उसके भी केस 0 के बाद, तो वो कर्ली ब्रेसेस के बाद ब्रेक। ओके, आई थिंक इसके बाद कुछ और नहीं है, तो ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चे। फिर डिफॉल्ट भी सपोज लगा अगर मैं, सकते हैं, जैसे मतलब कुछ एरर आ गया तो प्रिंट एरर करके, मतलब अगर हो गया तो ओके गुड, यहाँ पे हम एक ब्रेक देते हैं इसे, या ब्रेक हमने ऑलरेडी इस पे देखो, इसमें से कोई भी केस तो अगर एक मैच करता है तो वो ब्रेक को प्रिंट करेगा, हम इस ब्रेक को अप्लाई कर लेगा, और अगर मैच नहीं हुआ डिफॉल्ट। प्रिंट एफ एरर हम प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद आई थिंक हमें इस केस पे हमें यहाँ भी इसके बाद, इस पर्टिकुलर केस के बाद भी एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट ऐसे में पड़ सकती है, और ये वाला स्टेटमेंट हम यहाँ भी एक बार ले लेते हैं। ठीक है, यस सर। गुड। यहाँ पे अगर हमारा नंबर -1 होता है तो -1 के केस पे इस पे फॉल्स हो जाएगा, -1 के केस पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, हाँ x वाली केस 0 आ जाएगी, तो 0 केस पे चला जाएगा वो। और जो सेकंड केस है x क्योंकि -1 है और लेस देन 0 है, तो उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, और क्योंकि ट्रू हो जाएगा, और ट्रू से 1 दे देगा, और वो 1 नेगेटिव नंबर को प्रिंट करेगा। अगर 0 हो तो 0 के केस पे क्या होगा, ये फॉल्स होगा, नम इज लेस देन 0। ओके, फॉल्स हो जाएगा, 0 इज नॉट लेस देन 0, और वो उसे फॉल्स दे देगा, 0 पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये एक नेस्टेड स्विच का कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं, अगर आप यहीं पे सारा मैकेनिज्म कंप्लीट कर लें। उस केस में आपको यूज करना होगा एक कंडीशनल ऑपरेटर। उसका जस्ट सिंटेक्स मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, वहां पे आपको सिर्फ 2 वेरिएबल से आपका काम चल जाएगा। सपोज हमने नम लिया है, तो हम x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कर लें, x इक्वल्स टू, आपको चेक करना होगा num इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर num ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 1 से, तो आपका जो num की वैल्यू है आप उसे 1 कर देंगे, और अगर ये फॉल्स होता है तो आपको उसके बाद चेक करना है num इक्वल्स टू 0। अगर ये ट्रू मिलता है तो आप उसे 0 कर सकते हैं, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो आप इसे 2 कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब x की वैल्यू आपकी 1 होती है तो आपको पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। x की वैल्यू जब 0 होता है तो आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि num की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू अगर 1 और 0 के अलावा जब आपको 2 मिलता है तो ये इंश्योर हो जाएगा कि वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा शॉर्टन कर सकते हैं अगर आपको नेस्टेड का कॉन्सेप्ट नहीं जमता तो, लेकिन नेस्टेड भी जबरदस्त है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को ये दोनों कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं।